दोस्तों, अगर आपका सीटेट अभी तक पास नहीं हो पाया है तो अब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने की ज़रूरत है। और हम आपको एग्ज़ाम के पैटर्न को आसान भाषा में समझाएंगे कि किन शब्दों से प्रश्न सही होते हैं और किन शब्दों से प्रश्न गलत होते हैं। आपने ये छोटी सी बात समझ ली, यकीन मानिए किसी का बाप भी आपको एग्ज़ाम पास करने से नहीं रोक सकता है। दोस्तों, हम 2024 के पेपर की चर्चा कर चुके हैं। आज हम 2023 के ईवीएस पर चर्चा करेंगे। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? पहला है फ़ोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग को, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फ़ोन कॉल को, त्वरित संदेश, ब्लॉग और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र और फ़ोन कॉल को। दोस्तों, आप लोगों को एक बात समझ लेनी चाहिए। सिंक्रोनस का मतलब होता है लाइव आकर पढ़ाना, और जब लाइव आकर पढ़ाना होता है तो प्री रिकॉर्डेड वीडियो नहीं भेजते, सोशल मीडिया पोस्ट नहीं करते, ना ही ब्लॉग बनाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, ऑनलाइन चैट सत्र होता है और फ़ोन कॉल भी किए जाते हैं। अगला है, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा थीम भोजन को? दोस्तों, इसके ऑप्शन हैं कृषि फार्म, जंगल, दुकानदार, किसान। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि फार्म भोजन के बारे में बात करेगा। अगला है, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों के प्रतिक्रियाओं के उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन हैं खोजपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अगर प्रश्न कुछ भी पूछा गया हो, सिर्फ एक चीज़ याद रखना, प्रश्न में नहीं ना शब्द हो, यानी प्रश्न नकारात्मक ना पूछा गया हो, सकारात्मक कोई भी प्रश्न किसी भी प्रकार का पूछा गया हो। और अगर ऑप्शन में खोजपूर्ण प्रश्न दे रखा है तो हमेशा आप बिना कुछ भी सोचे समझे उसका सही जवाब खोजपूर्ण प्रश्न लगा दीजिए, क्योंकि ये सबसे पॉजिटिव वर्ड माना जाता है, खोजपूर्ण प्रश्न। अगला है, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? ऑप्शन हैं परिवार, घुमंतू परिवार, परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त, परिवार एक परिवार के भीतर संबंध, परिवार संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। दोस्तों, एक चीज़ और याद रखना, अगर तीन ऑप्शनों से कोई एक ऑप्शन काफ़ी अधिक बड़ा है तो आपको उसी को प्रेफरेंस देना है, क्योंकि ज़्यादातर यानी 90% से लेकर 99% तक जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है वही सही होता है, सिर्फ प्रश्न सकारात्मक पूछा गया हो। अगला है, श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। पहला है ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। दोस्तों, यहाँ आपको एक शब्द दिखाई दिया, पाठ्यक्रम को पूरा करना। अब एक बात समझ लीजिए, प्रश्न चाहे कुछ भी पूछा गया हो किसी भी तरह का, अगर आपको पाठ्यक्रम को पूरा करने का उद्देश्य दिखा रहा है तो हमेशा वो गलत ही होगा। पाठ्यक्रम को पूरा करने का ना तो तर्क होगा, ना ही कोई उद्देश्य होगा, चाहे किसी भी तरह का प्रश्न हो। दूसरा है, विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। ये कथन बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, ये भी कथन बिल्कुल सही है। पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों, आपको यहाँ एक शब्द दिखाई दिया होगा,
विविधता, इस शब्द को हमेशा पॉजिटिव लेना है, ना कि नकारात्मक। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बी, सी, डी कथन सही हैं, ए कथन गलत है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? पहला है, स्वतंत्र रूप से व्यावहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना। दूसरा है, विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना। तीसरा है, विषय की मूल अवधारणाओं को गहन समझ विकसित करना। चौथा है, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। दोस्तों, यहाँ एक शब्द दिखाई देगा आपको, स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, यानी स्कूल के बाहर के जीवन से। जब भी ऑप्शन में दिखाई दे, प्रश्न कुछ भी पूछा गया हो लेकिन सकारात्मक हो, नकारात्मक नहीं प्रश्न पूछा गया हो, उसका सही जवाब वही ऑप्शन होगा जिसमें बाहर के जीवन से जोड़ने की बात की जा रही हो। अगला है, अभिकथन ए है, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशलों के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। दोस्तों, ये अभिकथन बिल्कुल सही है। विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। ये भी इसका कारण सही है और व्याख्या भी सही करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। दोस्तों, अब तक आपने देखा होगा बहुत सारे प्रश्न इस प्रकार के अभिकथन और कारण वाले आए हैं, उनमें 90% आंसर यही सही होता है जिसमें व्याख्या सही होती है। अगर आपको पढ़ने के बाद प्रश्न में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि प्रश्न सही है या गलत, तो आपको यही ऑप्शन लगाना है, आपके प्रश्न सही होने के चांस बढ़ जाएंगे। अगला है, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय क्या करना चाहिए? पहला है, प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य पर जोर देना चाहिए। दूसरा है, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पर जोर देना चाहिए। तीसरा है, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज पर देना चाहिए। चौथा है, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पर जोर देना चाहिए। दोस्तों, एक चीज़ याद रख लीजिए, जहाँ भी अंक शब्द दिखाई दे आपको, वो ऑप्शन हमेशा गलत होंगे। हम बच्चों को ना तो अंकों के लिए पढ़ाएंगे और ना ही उसका उद्देश्य होगा कि बच्चों को हम अच्छे अंकों के लिए पढ़ाएं। अगला है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम यानी अधिगम प्रतिफल नहीं है? दोस्तों, यहाँ नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है। आपको ऑप्शनों में नकारात्मक शब्द देखना है। पहला है, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। दूसरा है, देखे गए, अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। दोस्तों, यहाँ आपको भेदभाव ऑप्शन मिल गया और देख लीजिए किसी ऑप्शन में नेगेटिव वर्ड तो नहीं है। कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। दोस्तों, चौथा है, कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। दोस्तों, इन चारों ऑप्शनों में भेदभाव सबसे ज़्यादा नेगेटिव वर्ड है। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा। अगला है, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त होगा? दोस्तों, यहाँ सकारात्मक प्रश्न पूछा है। अब आपको ऑप्शनों में सकारात्मक वर्ड ढूंढने हैं। पहला है, पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। ये सकारात्मक है। और भी देख लेते हैं, सरल भाषा और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है, पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षित होना चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। चौथा है,
पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए और लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। रहित का मतलब है उसमें रूढ़िवादिता और अपमानजनक चीज़ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे अच्छा ऑप्शन आपको चौथा दिखाई दे रहा होगा। और एक चीज़ और है, ये ऑप्शन बाकी ऑप्शनों से काफ़ी अधिक बड़ा है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है। अगला है अभिकथन है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम हैं। ये आपको पता है, ये सही है क्योंकि 6 थीमें दे रखी हैं। इसका कारण है विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। दोस्तों, इसका कारण भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं करता है क्योंकि विषयों को इसलिए शामिल नहीं किया गया है कि वो सीखने में आसान हों। माफ़ कीजिए, थीमों को इसलिए शामिल नहीं किया गया है कि वो सीखने के लिए आसान हैं, बल्कि इसलिए उन्हें शामिल किया गया है प्राथमिक स्तर में क्योंकि थीम बच्चों के जीवन के बहुत करीब होती हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। ये व्याख्या सही नहीं करता, दोनों कथन सही हैं। अगला है आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यावहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त होगी? यहाँ सकारात्मक पूछा है। पहला है ग्लोब से नक्शा पढ़ना, दूसरा है विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना, तीसरा है उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, चौथा है एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। दोस्तों, जो सामग्री उपलब्ध है उसी से ईवीएस पढ़ाना सबसे बेहतर माना जाता है। अगला है ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। पहला है सीखने के लिए आकलन। दोस्तों, ये कथन बिल्कुल सही है, हम सीखने के लिए आकलन करते हैं। दूसरा है सीखने का आकलन, हम सीखने का आकलन नहीं करते बल्कि सीखने के लिए आकलन करते हैं। तीसरा है अधिगम के रूप में आकलन। ये कथन बिल्कुल सही है, सीखने के बारे में आकलन, हम केवल दोस्तों सीखने के लिए आकलन और अधिगम के रूप में आकलन, ये दोनों आकलन रचनात्मक आकलन होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। ए और सी सही हैं, बी और डी गलत हैं। अगला है अभिकथन ए है ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है। दोस्तों, इसका अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण है क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। दोस्तों, ये याददाश्त को बढ़ावा नहीं देती है और हमें इससे कोई मतलब नहीं है। याददाश्तें दोस्तों 3 चीज़ें हमेशा याद रखना क्षेत्र भ्रमण में, हम ना तो परिभाषाओं को बल देंगे, ना ही किसी की चीज़ को याद कराने को बल देंगे और ना ही याददाश्त को बढ़ावा देंगे। ये तीनों चीज़ें क्षेत्र भ्रमण में हमेशा गलत मानी जाएंगी। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है। ए सही है परंतु आर गलत है। दोस्तों, इस तरह के प्रश्न में अगर ये दोनों ऑप्शन सही होते हैं तो बहुत ही आसान चीज़ पूछी जाती है ताकि आप आसानी से समझ सकें। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अगला है गुजरात के सापेक्ष में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। गुजरात के सापेक्ष में उत्तर प्रदेश है उत्तर पूर्व में और आंध्र प्रदेश है दक्षिण पूर्व में। दोस्तों, इस तरह के सापेक्ष वाले प्रश्न में गुजरात, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पंजाब, इन चारों राज्यों के बारे में आप देख लीजिए क्योंकि प्रश्न इन्हीं से बनते हैं। अगला है रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? ऑप्शन हैं प्रकाश ऊर्जा का, रासायनिक ऊर्जा का, मांसपेशियों की ऊर्जा का, ध्वनि ऊर्जा का। दोस्तों, जो लोग क्रिकेट देखते हैं उन्होंने एक शब्द बहुत सुना होगा कि खिलाड़ियों की मांसपेशी में खिंचाव आ गया, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा होगा। आप इसको खिलाड़ियों की मांसपेशी में खिंचाव से याद रख सकते हैं कि खेलने में मांसपेशियों की ऊर्जा का उपयोग करता है। अगला है
जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है। पहला है केवल प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, प्रकाश एवं ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा इसका सही जवाब है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाई जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। दोस्तों, आपने देखा था ये प्रश्न 2024 में भी कथन बनाकर पूछा गया था। पहला है बोरा चावल, अरबोरियो चावल, बोम्बा चावल, पौनी चावल। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बोरा चावल। इसको याद रख लीजिए, चावल हमेशा बोरा में भरे जाते हैं, तो असम में भी बोरा चावल पाए जाते हैं। अगला है बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। दोस्तों, पिछले 3 वर्षों से लगातार मधुमक्खी से एक प्रश्न 100% पूछा जा रहा है। इसके लिए हमने NCERT में मधुमक्खी का एक चैप्टर दे रखा है। उससे जो भी प्रश्न बनते हैं वो सब चीज़ों की व्याख्या हमने मात्र 2 मिनट के वीडियो में की है। उससे बाहर मधुमक्खी से एक भी प्रश्न नहीं बनता है। उसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसको जाकर देख लीजिए। ये वाला प्रश्न और बाकी मधुमक्खी से जितने भी प्रश्न बनते हैं आप उसे आसानी से कर लेंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। अक्टूबर से दिसंबर का महीना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अगला है दोस्तों, जब भी स्तंभ वाले मिलान करने के प्रश्न देखने को मिलें, आप सबसे पहले मिलान उन चीज़ों का कीजिए जिनके बारे में आप जानते हैं। जीरा छोटा परंतु खुशबूदार होता है, ये बात सभी लोग जानते होंगे। लौंग कील की तरह दिखता है, ये भी बात सभी लोग जानते हैं। इसी से इसका प्रश्न सही हो गया। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। और भी मिलान देख लेते हैं। मिर्च दक्षिण अफ्रीका से उत्पत्ति हुई थी और केसल पीले रंग का होता है। अगला है बंगाल की खाड़ी का तटवर्तीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन हैं उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा बंगाल की खाड़ी का तटवर्तीय राज्य है। अगला है जंगल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है झारखंड में ग्राम परिषद यानी पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। दोस्तों, ये कथन गलत है, क्योंकि इसमें लॉटरी के माध्यम से भूमि तो तय की जाती है, परंतु ये तय नहीं की जाती कि कितनी मिलेगी। इसमें पहले से ही भूमि की मात्रा तय होती है। इस तरह जो लॉटरी के माध्यम से भूमि दी जाती है उसे टिन कहा जाता है। ये कथन गलत हो जाएगा। तीसरा है जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। दोस्तों, ये कथन भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 15 वर्षों से जंगल में रहने वाले लोगों को अधिकार नहीं दिलाता, बल्कि 25 वर्षों से जो जंगलों में रह रहे हैं उनको अधिकार दिलाता है। यानी बी और सी दोनों कथन गलत हो जाएंगे। चौथा है मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। ए और डी कथन सही हैं, बी और सी कथन गलत हैं। अगला है दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए आपको प्रश्न पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्ट जो संख्याएं दे रखी हैं उनका गुणा कर दीजिए। 6 चौक 24, सबसे लास्ट में 4 आ रहा है और केवल एक ही ऑप्शन में 4 दे रखा है। हमें गुणा भी पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गुणा पूरा करके भी आंसर लगाते हैं तो भी ठीक है। अगला है
सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। दोस्तों, यहाँ गलत कथन पूछा है। पहला है, वे अपने भोजन यानी शिकार को पूरा निगल जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मूवियों में, ये बिल्कुल सही कथन है। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, ये भी सही है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, ये भी सही है। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। दोस्तों, जब वे पूरा निगल जाते हैं तो चबाकर कैसे खा सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, वे अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं। अगला है, कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है? दोस्तों, ये इस प्रकार के प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपको इसका सही जवाब पहले से पता है तो आप डायरेक्ट इसका ऑप्शन सही लगा दीजिए, प्रश्न को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका सही जवाब टिन और कॉपर है। इससे आपका एग्जाम में समय बचेगा। अगला है, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। पहला है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। दोस्तों, ये कथन गलत है। उसका वजन 100 किलोग्राम नहीं बल्कि 200 किलोग्राम होता है। दूसरा है, एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। दोस्तों, ये भी कथन गलत है। ये 200 किलोग्राम नहीं बल्कि 100 किलोग्राम ही खा सकता है। यानी दोनों कथनों के संख्याएं एक दूसरे के भिन्न दे रखी हैं, यानी दोनों ही गलत हो गए। तीसरा है, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। चौथा है, हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। ये भी कथन बिल्कुल सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सी और डी कथन सही हैं। दोस्तों, हमने यहाँ आपको आगे के दोनों कथन भी पढ़े थे, लेकिन एग्जाम में अगर आपको ऊपर के दोनों कथन गलत दिखाई दिए हैं तो ऑप्शन में 2 ही दे रखे हैं, तो आप सिर्फ वही चीज़ ढूंढ लीजिए ऑप्शन में कि जो 2 बचे हैं वही सही जवाब होगा। ये आसान तरीका होता है एग्जाम में समय बचाने का। अगला है, कथन पहला है, मन में। दोस्तों, यहाँ मन नहीं मनाली होगा। मनाली में ढालू छत वाले मजबूत बांसों के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। दोस्तों, ये कथन गलत है। ये मनाली में नहीं बल्कि असम में बांसों के खम्भों पर घर बनाए जाते हैं। दूसरा है, मनाली में बारिश बहुत तेज होती है और बर्फ भी पड़ती है। दोस्तों, इसका बी कथन सही है, ए कथन गलत है। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है। ए गलत परंतु बी सही। अगला है, अभी कथन ए है, दाब लगने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। इसका कारण है, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। दोस्तों, ये दोनों ही कारण और कथन सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा है। अगला है, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। पहला है, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। दूसरा है, पौधों को शक्ति और सहारा देना। तीसरा है, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। दोस्तों, तने का मुख्य कार्य बताने हैं। तने के मुख्य कार्य भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। ये तने का कार्य नहीं बल्कि जड़ों का कार्य होता है। बाकी पौधों को शक्ति और सहारा देना ये तने का कार्य है। पौधों के अन्य भागों से जड़ों से जल और खनिजों का स्थानांतरण करना ये भी तने का कार्य होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन पहला है। बी और सी कथन सही हैं, ए कथन गलत है। दोस्तों, अब आपने देख लिया कि हम किस तरह से आपको आसान भाषा में पेपर को समझाते हैं। आप ऐसे ही आगे के पेपरों के लिए हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस बात की गारंटी हम लेते हैं कि इस बार आपका सीटेट ज़रूर पास होगा, क्योंकि हम ऐसे ही छोटी छोटी ट्रिक को
आसान भाषा में आपको समझा देंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।